हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर सीरीज में हम आज आप सभी के लिए लेकर के आए हैं इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आर्टिकल से रिलेटेड एमसीक्यूज सेंटेंसेस इंप्रूवमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द अंडरलाइन पार्ट। जो भी अंडरलाइन पार्ट दिया हुआ है यहाँ पर, इसका करेक्ट अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए या प्रॉपर अल्टरनेटिव इसकी जगह पर क्या उपयोग किया जा सकता है उसके बारे में देखते हैं। सेंटेंस को पहले पढ़ते हैं कि फर्स्टली आई वॉज वर्किंग प्राइवेटली एज अ सर्वेंट इन अ बंगलो बट सीइंग माई हार्ड वर्क द ऑफिसर अपॉइंटेड मी अ प्यून। फर्स्टली आई वॉज वर्किंग प्राइवेटली, मैं शुरुआत में प्राइवेटली काम करता था एज अ सर्वेंट इन बंगलो, किसी बंगले में, बट लेकिन सीइंग माई हार्ड वर्क, मेरी मेहनत को देखते हुए द ऑफिसर, उस ऑफिसर ने अपॉइंटेड, मुझे अपॉइंट कर दिया मी अ प्यून। ठीक है, अब यहाँ पर मी अ प्यून, जब एक बात ध्यान रखेंगे कि हम आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब एरर कहीं ना कहीं आर्टिकल से रिलेटेड है। जब कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जैसे अपॉइंट, इलेक्ट, ठीक है, इस तरीके की वर्ब जो होती है उनके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो यहाँ पर आएगा द ऑफिसर अपॉइंटेड मी प्यून। ठीक है, यहाँ पर ए प्यून एन प्यून की तो संभावना बन ही नहीं सकती। ठीक है, माई सेल्फ प्यून नहीं आएगा, नो इम्प्रूवमेंट, तो मी प्यून होगा, क्योंकि हमने क्या कहा है कि इलेक्ट, सिलेक्ट जैसी जो वर्ब होती है इनके बाद, इलेक्ट, सिलेक्ट, अपॉइंटेड ऐसी वर्ब्स के बाद हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज फादर इज एमएलए। तो जब भी बात द के तो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं, सारे रूल्स पढ़े हैं। आर्टिकल ए और एन से रिलेटेड हमने एक बात कही थी, क्या कही थी कि पहले तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे कि इसमें द यूज होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो हमारे रूल्स कहते हैं कि इसमें द का यूज नहीं होगा। अब संभावना क्या बचती है, ए और एन का। तो देखिए, ए और एन का यूज करने के लिए आपको बड़ा ही प्यारा सा नियम हमने बताया था। क्या बताया था कि अगर फिल इन द ब्लैंक जो भी है, फिल इन द ब्लैंक जो भी है, और इस ब्लैंक के बाद, इस ब्लैंक के बाद अगर साउंड वोवेल है, ठीक है, वोवेल साउंड के बारे में हमने क्या बताया था, अ से लगा करके अह तक का, अ से लगा करके अह तक का अगर साउंड है तो वहां पर हम एन का यूज करेंगे। और अगर साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट मतलब क से ग के बीच का साउंड अगर आ रहा है तो फिर हम ए का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो MLA लिखा हुआ है इसको मैं लिख करके देखता हूँ तो आया क्या, एम। शुरुआत कहाँ से हो रही है, ए से। ए किसके बीच में आता है, अ से अह के बीच में आता है। इट मीन्स यहाँ पर मैं यूज करूंगा NMLA। क्या यूज किया जाएगा, NMLA। ठीक है, तो एन कौन से स्टेटमेंट में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है आई एम इंग्लिश टीचर। यह सेम रूल अप्लाई करके देखेंगे। क्या देखना है कि भैया ये जो इंग्लिश लिखा हुआ है, जब इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो किस तरीके से आता है, इस तरीके से आता है। ठीक है, तो ई से शुरुआत हो रहा है और हमने क्या कहा है कि अ से अह के बीच में अगर प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो क्या होगा, एन का यूज किया जाएगा। तो क्या यूज करना चाहिए, आई एम एन इंग्लिश टीचर। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट समझते हैं, बनानाज आर 12 रुपीज़, यहाँ पर सॉरी ब्लैंक आना चाहिए। तो बनानाज आर 12 रुपीज़ ब्लैंक डजन। ठीक है, तो ए डजन, एन डजन, द डजन, नन ऑफ द। ध्यान रखेंगे जब हम प्रति किलो की बात कर रहे हैं, प्रति दर्जन की बात कर रहे हैं, प्रति शब्द कहीं पर भी आना चाहिए। तो प्रति के लिए हम यूज करते हैं ए या एन का। किसका यूज करते हैं, ए या एन का। और जब डजन की बात करते हैं तो ये शुरुआत ये होता है ड से। ठीक है, और ड किसके बीच में आता है, क से ग के बीच में आता है ड। तो फिर ऐसी स्थिति में हम यूज करेंगे ए। और अगर अ से अह के बीच में साउंड प्रोनाउंसिएशन उच्चारण हो रहा है तो फिर ऐसी स्थिति में हम यूज करेंगे एन। समझ में आ रहा है। तो होगा बनानाज आर 12 रुपीज़ ए डजन। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। नेक्स्ट है टेक दिस मेडिसिन 3 टाइम्स। वही है, प्रतिदिन आपको 3 बार लेना है। तो प्रतिदिन, प्रतिदिन की बात होगी तो डे, डे में वही ड आ रहा है, ड आ रहा है तो क्या यूज करेंगे, हम ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, चूज द करेक्ट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द अबोव सेंटेंस। यस्टरडे आई मेट, कल में मिला। अब देखिए बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट यहाँ आपको समझने को मिलेगा। जैसे कि थोड़ी देर पहले आया था, इंग्लिश शब्द आया था,
ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज आया था या इंग्लिश आया था, इंग्लिश टीचर मान लो कि आया था, इंग्लिश टीचर, ठीक है। तो इंग्लिश टीचर जब आया तो यह भी ई से स्टार्ट हो रहा है और यह भी ई से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप वह नियम को फॉलो करेंगे, कौन सा नियम, जो आपने बचपन से पढ़ते आए हैं कि अगर वॉवेल से शुरू होगा, ए ई आई ओ यू से शुरू होता है, ठीक है, तो हम एन का यूज़ करते हैं, बाकी किसी भी दूसरे लेटर से शुरू होता है तो हम ए का यूज़ करते हैं। अगर आप यह नियम अप्लाई करने गए ना तो यह इनकरेक्ट हो जाएगा। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको साउंड ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, साउंड कौन सा निकाल रहा है, वो वॉवेल का साउंड निकाल रहा है या फिर कॉन्सोनेंट का साउंड निकाल रहा है। अगर साउंड वहां पर वॉवेल का निकल रहा है, अगर वहां पर साउंड किसका निकल रहा है, वॉवेल का निकल रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमको एक बात ध्यान रखना है, क्या, वॉवेल साउंड में, वॉवेल साउंड किसको बोलते हैं, अगर वह साउंड अ से अ के बीच में होता है तो वॉवेल साउंड होता है और उसके लिए हम यूज करते हैं एन। और अगर वह साउंड क से ग के बीच में आ रहा है तो उसके लिए कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, ए। तो आप देखिए, यस्टरडे आई मेट में कल मिला यूरोपियन। अब यूरोपियन को जब हम लिखने के लिए जाते हैं तो ये इस तरीके से शुरू होता है, य से शुरू होता है, ठीक है, और यह कहाँ पर आता है, क से ग के बीच में आता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। जबकि इंग्लिश टीचर की बात आती है तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। जबकि दोनों शुरुआत किससे हो रही है, ई से हो रही है, दोनों वर्ड्स की शुरुआत किससे हो रही है, ई से हो रही है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या बोला, यूरोपियन यू से शुरू हुआ इसलिए ए का यूज किया जाएगा, जबकि यहाँ पर इंग्लिश ई से शुरुआत हो रही है इसलिए यहाँ पर एन का यूज किया जाएगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत ठीक ठाक समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिस्टर स्मिथ इज ऑनरेबल पर्सन। अब देखिए, अगर आप इसको ऐसा मानेंगे कि भाई एच क्या है, तो एच तो क्या है, कॉन्सोनेंट है, और हमने क्या कहा है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ क्या लगना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ तो ए का यूज करना चाहिए। लेकिन जब मैं इसको पढ़ने के लिए जाता हूँ, जब मैं इसके प्रोनाउंसिएशन की बात करता हूँ, जब मैं उसके उच्चारण की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आता है ऑनरेबल मैन। तो जब इसको पढ़ा जाता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑनरेबल, और आ जो होता है ये क्या होता है, ये वॉवेल होता है, और वॉवेल के लिए हम क्या यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर का क्या होना चाहिए, यहाँ पर एन का यूज किया जाना चाहिए। तो क्या होगा, मिस्टर स्मिथ इज एन ऑनरेबल पर्सन, तो बी वाला यहाँ पर एन आएगा, ठीक है। यूरोपियन में यहाँ पर ए वाला आएगा, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, यू आर ब्लैंक बॉय, ब्लैंक फर्स्ट बॉय टू कम इन ब्लैंक क्लास, ठीक है। देखिए, नंबर जब हम गणना की बात करते हैं, जब हम काउंटिंग की बात करते हैं, तो नंबर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के नंबर होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है कॉर्डिनल नंबर, एक होता है ऑर्डिनल नंबर। सर ये ऑर्डिनल नंबर, कॉर्डिनल नंबर क्या कहते हैं, चलो ठीक है, इसको छोड़ दो। आप समझिए कि एक तो गिनती होती है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एक तो यह गिनती का प्रकार हो गया। दूसरा क्या हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लास्ट फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। तो ये जो फर्स्ट सेकेंड वाला होता है ना, इसके साथ हमेशा द का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, द का यूज किया जाता है। किसके साथ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लास्ट फर्स्ट, इस तरीके के। तो यहां पर क्या आ रहा है, फर्स्ट। तो इस तरीके की अगर काउंटिंग सुनने को मिल रही है, फर्स्ट सेकेंड लास्ट थर्ड फोर्थ, तो वहां पर हम द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। तो क्या होगा, यू आर द फर्स्ट पर्सन टू कम इन, यू आर द फर्स्ट पर्सन टू कम इन। आप पहले व्यक्ति हैं जो आए हैं। तो पहले व्यक्ति जो आए हैं, जब इतनी बात हमने बता दी है तो हम किसी अपनी क्लास की बात कर रहे होंगे या किसी एक क्लास की बात कर रहे हैं। हम ऐसी स्थिति में किसी एक क्लास की बात नहीं कर रहे हैं। हम कौन सी क्लास की बात कर रहे होंगे, अपनी क्लास की, क्योंकि हम जानते हैं कहां पर पहला व्यक्ति आया है। तो यहां पर क्लास भी नोन है और पर्सन भी नोन है। तो इन दैट केस वी विल यूज यू आर द फर्स्ट बॉय टू कम इन द क्लास। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या होगा, यू आर द फर्स्ट बॉय टू कम इन द क्लास। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कहां पर है ये, दोनों में द, डी में आएगा। नेक्स्ट वर्ड सेंटेंस देखेंगे, आई ऑलवेज इंजॉय सेवई ऑन द ईद। ठीक है, आई ऑलवेज इंजॉय सेवई ऑन द ईद। तो यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, आर्टिकल की कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको ये देखना है कि ऑन द ईद, ये अंडरलाइन करना, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था।
ऑन द ईद के नीचे अंडरलाइन है और आपको ढूंढना है, ठीक है, कि इसमें कहाँ पर एरर है या किस पार्ट को रिप्लेस किया जा सकता है। आर्टिकल की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे, त्योहारों के नाम के पहले हम आर्टिकल द का उपयोग नहीं करते हैं। हम त्योहारों के नाम के पहले आर्टिकल का उपयोग नहीं करते हैं। और ईद क्या है, एक त्योहार है, तो ईद के नाम के पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। तो क्या होगा, आई ऑलवेज एंजॉय सेवई ऑन ईद। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। आर्टिकल के बारे में यह नियम ध्यान रखेंगे क्या, कि फेस्टिवल के नाम के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट समझते हैं, व्हाट लवली रोज आई लाइक फ्लावर्स वेरी मच। अब देखेंगे कि जब भी व्हाट के साथ अगर कोई नाउन दिया हुआ है, व्हाट के साथ अगर कोई नाउन दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आने वाले नाउन के पहले हम ए या एन का यूज करते हैं। सर कैसे, आपने सुना होगा व्हाट एन आइडिया। व्हाट एन आइडिया क्यों कहा, क्योंकि शुरुआत में लिखा था व्हाट, और व्हाट के बाद हमने नाउन कौन सा यूज किया, आइडिया। और इस आइडिया की शुरुआत जो हो रही है वो वोवेल से हो रही है, इसलिए यहाँ पर हमने यूज किया एन। तो स्टेटमेंट क्या होगा, व्हाट एन आइडिया। इन द सेम वे यहाँ पर दिया हुआ है रोज के बारे में हम क्वालिटी बता रहे हैं, तो क्या होगा, व्हाट ए लवली रोज। ठीक है सर, यहाँ पर एन भी तो आ सकता था। अरे भैया, एन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमने लिखा है कि व्हाट ब्लैंक। अब ये जो लवली लिखा हुआ है इसकी शुरुआत किससे हो रही है, ल से हो रही है, और ल जो है हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। जबकि हमने बोला कि व्हाट एन आइडिया, आइडिया जब लिखा तो वहां पर क्या था, आ यूज किया जा रहा था, इसलिए हमने एन का यूज किया। समझ में आया, व्हाट ए लवली रोज आएगा जबकि व्हाट एन आइडिया आएगा। क्यों अंतर आया, ये समझ में आया कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, व्हाट ए लवली रोजेस हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ए या एन का अगर हम उपयोग कर रहे हैं, हम ए या एन का अगर उपयोग कर रहे हैं तो ये ए एन का अर्थ होता है कोई एक। ए एन का अर्थ क्या होता है, कोई एक होता है, और जब एक हो रहा है तो फिर ये रोजेस एक से अधिक नहीं हो सकते, तो यह इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द का यूज हम करते नहीं, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, व्हाट ए लवली रोज। नेक्स्ट समझते हैं, मिस्टर स्मिथ इज द यूरोपियन, मिस्टर स्मिथ इज द यूरोपियन, सो वी कैन नॉट अपॉइंट हिम कोच। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़िए और देखिए कि क्या इस स्टेटमेंट में कहीं पर ए एन की आवश्यकता है, या नो आर्टिकल की आवश्यकता है, या नो इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो समझते हैं, मिस्टर स्मिथ इज द यूरोपियन, मिस्टर स्मिथ एक यूरोपियन है, यहाँ तक बात सही है। सो इसलिए वी कैन नॉट, हम नहीं कर सकते, अपॉइंट, उनको अपॉइंट हिम कोच। अब यहाँ पर आपका ऐसा लगेगा कि भैया हम ए या एन का यूज कर ले कि वी कैन नॉट अपॉइंट हिम ए कोच, लेकिन ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने एक स्टेटमेंट थोड़ी देर पहले पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि अपॉइंट और इलेक्ट के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अपॉइंट और इलेक्ट के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पर नो आर्टिकल भी हो सकता है और नो इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो नो आर्टिकल विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एवरी वर्क विच इज डन इन हरी, इन अ हरी। देखिए ये एक फ्रेज है, आपको जब हमने आर्टिकल पढ़ाया था, अगर आपने आर्टिकल हमारा नहीं पढ़ा है इसके पहली वाली क्लास को, तो आप आर्टिकल को एक बार जरूर देख ले। क्यों, इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर आपने आर्टिकल को अच्छे से देख लिया तो ये चुटकियों में आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, और अगर आपने आर्टिकल नहीं देखा तो हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। ठीक है, हमने बोला था कि कुछ ऐसे फिक्स्ड फ्रेज होते हैं, कुछ ऐसे फिक्स्ड फ्रेज होते हैं जिनके साथ हम ए एन का यूज़ करते हैं, और उन्हीं फ्रेजेस में से एक है इन अ हरी। इन अ हरी जिसका अर्थ होता है जल्दी में।
ठीक है, शीघ्रता में। तो यहाँ पर इन द हरी नहीं होगा, इन ए हरी होगा, इन एन हरी नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, बी होगा कि एवरी वर्क विच इज़ डन इन हरी, वह हर काम जो जल्दबाजी में किया जाता है, इज़ नॉट वेल डन, वो अच्छे तरीके से नहीं होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है इन द एज ऑफ प्राइस हाइकिंग, ये जो बढ़ती कीमतें जो है, ठीक है, उसके लिए प्राइस हाइकिंग वर्ड यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, महंगाई बढ़ने के लिए। कि इन द एज ऑफ, महंगाई के ज़माने में, यू कैन रेयरली फाइंड अ रूम, आप बड़ी मुश्किल से एक रूम प्राप्त कर सकते हैं, दैट कॉस्ट 1000 रुपीज़ पर मंथ, जिसकी जो कि आपको किस रेट पर मिल सकता है, 1000 रुपीज़ पर मंथ। बड़ा मुश्किल काम है कि 1000 रुपीज़ पर मंथ पर आपको रूम का ढूंढना। तो यहाँ पर के लिए हमने एक बात बताई थी कि जब भी प्रति की बात होती है, तो प्रति के लिए हम ए और एन का यूज़ करते हैं। प्रति के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ए या एन का। तो पर मंथ मतलब प्रति महीने, और प्रति महीने के लिए हम ए एन का यूज़ करेंगे। तो ए मंथ, अब देखिए ए आएगा कि एन आएगा, तो लिखेंगे, हमने क्या लिखा, मंथ लिखा, और मंथ का पहला लेटर क्या है, म है, और म है, म मतलब क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के साथ हम ए लगाते हैं या एन लगाते हैं, तो कॉन्सोनेंट के साथ हम यूज़ करते हैं ए। तो क्या होगा कि इन द एज ऑफ प्राइस हाइकिंग यू कैन रेयरली फाइंड रूम दैट कॉस्ट 1 रुपीज़ पर मंथ की जगह ए मंथ आएगा। तो यहाँ पर ए मंथ होगा, केवल मंथ नहीं होगा, द मंथ नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, द डॉग इज फेथफुल एनिमल, द डॉग इज फेथफुल एनिमल। देखेंगे यहाँ पर आपको ये कहा गया है कि जो द है ना, इसमें कहीं ना कहीं एरर है, ठीक है। क्या एरर है, जब ये द डॉग होता है ना, तो ये प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है। हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि पूरी डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, मतलब क्या कह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो डॉग होता है ना, वो फेथफुल एनिमल होता है। तो किसी एक डॉग की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पूरी उसकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब डॉग की पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ए। क्या यूज़ करते हैं, ए। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ए डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल। क्या होगा, ए डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल। आर का यूज़ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ एनिमल सिंगुलर है। द डॉग, द डॉग्स हो गए, ये एक से अधिक हो गया, एक से अधिक होता तो भी हम एनिमल्स होगा। ए डॉग इज ए, ठीक है, यहाँ एनिमल के लिए ए है, डॉग भी एक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है, वी वर चेस्ड बाय सम मिस्क्रेंट्स, वी वेंट डोर टू डोर बट नो वन ओपन डोर। विचेस्ड बाय सम मिस्क्रेंट्स मतलब हम कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा फॉलो किए गए, ठीक है। वी वेंट, हम गए डोर टू डोर, डोर बट नो वन ओपनड। अब ऐसी स्थिति में एक तो ये फ्रेज होता है, इसके लिए यूज़ किया जाता है डोर डोर, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या समझे कि डोर टू डोर तो आएगा, तो क्या यूज़ किए, फ्रॉम डोर टू डोर के होगा, फ्रॉम डोर टू द डोर बोलेंगे, फ्रॉम डोर टू डोर बोलेंगे, या फ्रॉम द डोर टू डोर। तो देखिए ऐसी स्थिति में हम द का यूज़ नहीं करते हैं, हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो क्या होगा स्टेटमेंट, सिंपल सा स्टेटमेंट होगा कि फ्रॉम डोर टू डोर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, समझते हैं इसको, कि आई डोंट नो हाउ टू स्पीक और राइट द फ्रेंच एंड तमिल। मुझे नहीं आता है कि फ्रेंच और तमिल को कैसे बोला जाता है और कैसे लिखा जाता है। ध्यान रखेंगे, जब भी किसी लैंग्वेज की बात आए, जब भी किसी लैंग्वेज की बात आएगी, तो लैंग्वेज में एक बात आप सभी को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है लैंग्वेज में, लैंग्वेज में आपको यह ध्यान रखना है कि कभी भी लैंग्वेज के पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। कभी भी लैंग्वेज के पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, ये हमारा नियम है। तो क्या होगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, हाउ टू स्पीक और राइट की कैसे लिखा जाता है, क्या, फ्रेंच और तमिल। तो यहाँ पर फ्रेंच के पहले क्या लगा दिया है, द लगा दिया है। हमारा नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि किसी भी लैंग्वेज के पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं।
नेक्स्ट स्टेटमेंट है एवरीथिंग इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी मेक एफर्ट। एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज संभव है, ओनली व्हेन, ओनली कब, केवल जब वी मेक एफर्ट, जब हम प्रयास करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रख देंगे ये जो मेक एफर्ट है ना, मेक एफर्ट भी एक फ्रेज है, मेक एफर्ट भी एक फ्रेज है। और ऐसी स्थिति में मेक, अब आप मुझे बताएंगे कि ए का यूज करूं या फिर एन का यूज करूं, मेक ए या एन एफर्ट्स, क्या यूज किया जाना चाहिए, मेक ए एफर्ट्स होना चाहिए या मेक एन एफर्ट्स होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे एक बात हमेशा, क्या यहाँ पर लिखा हुआ क्या आया, ए आया, तो ए मतलब वोवेल की बात हो रही है, तो वोवेल के लिए हम क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। तो क्या होगा, मेक एन एफर्ट्स, कहीं पर है मेक एन एफर्ट, ठीक है, सॉरी एफर्ट सिंगुलर की बात हो रही तो एक ही, हाँ, तो मेक द एफर्ट नहीं होगा, मेक ए एफर्ट नहीं होगा, मेक एन एफर्ट होगा, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो सी स्टेटमेंट इसका सही होगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट समझते हैं। माई अंकल हैज अ रेड एंड व्हाइट डॉग्स। अब देखेंगे बड़ी बारीकी से इस स्टेटमेंट को समझेंगे। मेरे अंकल के पास है, ए का मतलब हो गया एक, मेरे अंकल के पास एक है क्या, रेड एंड व्हाइट डॉग्स। ये डॉग्स नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि पहली बात तो है कि भाई एक ही डॉग की बात हो रही है कि भाई मेरे अंकल के पास एक डॉग है। सर पर अगर ऐसा हो कि मेरे अंकल के पास एक रेड और एक व्हाइट डॉग हो, तब तो दो हो गए, एक से अधिक। तो भैया ऐसी स्थिति में अलग अलग डॉग की बात होती ना, तो यहाँ पर भी आर्टिकल का यूज किया जाता। ध्यान रखेंगे क्या, कि अगर किसी स्टेटमेंट में अगर दो आर्टिकल लगे हुए हैं, दो नाउन के साथ अलग अलग आर्टिकल लगे हुए हैं, तो यह रिप्रेजेंट करता है, यह इंडिकेट करता है कि दो अलग अलग नाउन की बात हो रही है। लेकिन अगर एक ही आर्टिकल लगा हो तो यह बताता है कि एक ही की बात हो रही है, और एक ही की बात हो रही तो फिर ये एक से अधिक कैसे हुए। तो क्या होगा, माई अंकल हैज ए रेड एंड व्हाइट डॉग दैट बार्क्स। अच्छा एक और इंडिकेशन दे दिया, यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस हम उस स्थिति में लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट एक हो और सिंगुलर हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एक इंडिकेट दे दिया कि सिंगुलर की बात हो रही है, तो सिंगुलर की बात हो रही है इसलिए डॉग्स नहीं होगा। तो स्टेटमेंट क्या होगा, माई अंकल हैज ए रेड एंड व्हाइट डॉग दैट बार्क्स ऑल द डे। तो क्या होगा, ए रेड एंड ए व्हाइट नहीं, इनकरेक्ट हो जाएगा, रेड एंड ए व्हाइट नहीं होगा, ए रेड एंड व्हाइट हाँ ये हो सकता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा होगा, सी होगा। समझ में आ रहा है। अगर आपको थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है ना, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ एक काम जरूर कर लीजिएगा, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो हमारा एक ऐप है जो आप गूगल प्ले स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं, मास स्टडी। आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो इसमें किसी भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हमने एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन किया है जिसमें लगभग हमने सारी एग्जाम्स को कवर कराने की कोशिश की है। बड़ा ही शानदार कोर्स बना हुआ है और अभी मिनिमम कॉस्ट में, और उसमें स्पोकन इंग्लिश और बहुत सारे कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है। तो आप मास स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, आई फाउंड ब्लू पेन ऑन द रोड। आई फाउंड मुझे मिला ब्लू पेन ऑन द रोड, रोड पर मुझे पेन मिला। देखिए अब ऐसी स्थिति में इस तरीके का कोई सा स्टेटमेंट आता है तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, कि जब कोई चीज़ आपको मिली है तो वो आपके उसको जानते थोड़ी है। भाई आपने बोला कि ब्लू पेन मिला तो आपको कोई सा एक ब्लू पेन मिला, तो कोई सा एक ब्लू पेन के लिए जब कोई चीज़ पहली बार आपके सामने इंट्रोड्यूस हो रही है तो ऐसी स्थिति में उसके साथ हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल ए और एन का। तो क्या होगा, आई फाउंड ए, मुझे एक मिला क्या, ब्लू पेन ऑन द रोड। सर पेन एक मिला तो आपने ब्लू के पहले क्यों आर्टिकल लगाया। तो फ्रेंड्स हमने इसके बारे में भी डिस्कशन किया है। हमने क्या कहा है कि अगर कोई नाउन है, अगर हम कोई नाउन का यूज़ कर रहे हैं, उस नाउन को क्वालिटी बताने के लिए किसी एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है और हमें आर्टिकल लगाना है, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर आर्टिकल लगाते हैं। तो क्या होगा, आई फाउंड ए ब्लू पेन ऑन द रोड। सर यहाँ एन का भी यूज़ किया जा सकता, नहीं यूज़ किया जाता, क्योंकि ब्लू जो वर्ड है वो ब से शुरू हो रहा है और ब एक कॉन्सोनेंट है, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर नहीं लगाएंगे। तो कहीं पर लिखा हुआ है ए ब्लू पेन, हाँ ए ब्लू पेन यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये होगा, बाकी ये सारे जो होंगे इनकरेक्ट होंगे।
नेक्स्ट समझते हैं, इवन गुड मार्क्समैन मे मिस वाइल ही इज ओनली अ चाइल्ड। एक आदर्श व्यक्ति के लिए एक फ्रेज होता है, फिक्स्ड फ्रेज है, वो क्या है कि अ मैन ऑफ मार्क्स, ध्यान रखेंगे इसको। अ मैन ऑफ मार्क्स का अर्थ होता है एक आदर्श व्यक्ति, और ये इन्होंने फ्रेज ही गलत दे दिया। उन्होंने क्या है कि गुड मार्क्स मैन, तो ये गुड मार्क्स मैन नहीं होता है कभी भी, क्या होता है अ मैन ऑफ मार्क्स। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है द समर इज द सीजन ऑफ मैंगोज। एक बात और ध्यान रखेंगे, क्या कभी भी जो हमारे सीजन है ना, ऋतुएं, तो ऋतुओं के नाम के साथ हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, तो यहाँ द समर नहीं आएगा, करेक्ट क्या होगा समर होगा। ए समर भी नहीं आएगा, एन समर भी नहीं आएगा, नो इम्प्रूवमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा ए समर। क्या ध्यान रखना है कि ऋतुओं के नाम के साथ हम क्या यूज करते हैं, के नाम के साथ, ऋतुओं के नाम के साथ हम कभी भी, ठीक है, द का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, अ बिल विल बी ब्रॉड फॉर द चिल्ड्रन एजुकेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एक बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, हमने पढ़ा था जब रूल्स पढ़े थे, हमने उसमें पढ़ा था कि जो भी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, जो भी मिनिस्ट्रीज हैं, उन सारी मिनिस्ट्रीज के साथ हम द का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, द का। तो स्टेटमेंट यहाँ पर क्या बनेगा कि अ बिल विल बी ब्रॉड फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन के लिए एक बिल लाया जाएगा, किसके द्वारा, बाय मिनिस्ट्री नहीं होता है, क्या होगा, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहीं पर है, हाँ, तो यह स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट है, हिंदू इज़ अ वेरी पॉपुलर न्यूज़पेपर। तो ये न्यूज़पेपर की बात हो रही है, और न्यूज़पेपर के नाम के साथ हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो द हिंदू कहीं पर लिखा हुआ है, हाँ ये द हिंदू है, तो द हिंदू आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, फोर ऑफ ए बॉयज। अरे भैया पहले इसको समझेंगे, ये बॉयज मतलब एक से अधिक, जब एक से अधिक है तो ये तुम्हारा क्या काम है, क्योंकि एक इसके लिए यूज़ किया जाता है, एक के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर कितने हो गए, एक से अधिक हो गए, तो फोर ऑफ, अब किसका यूज़ करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपने एक नियम पढ़ा होगा, ऑफ ब्लैंक नाउन। जब किसी में से एक से अधिक में से एक नाउन की बात कर रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में बाद वाली नाउन के साथ हम द लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, फोर ऑफ द बॉयज, फोर ऑफ द बॉयज, जितने भी लड़के थे उनमें से 4 लोगों ने हैव बीन सिलेक्टेड, सिलेक्ट कर लिया गया है फॉर द क्रिकेट टीम। जितने भी लड़के थे उन लड़कों में से 4 लोगों को क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। तो यहाँ पर जो होगा, फोर ऑफ द बॉयज कहीं पर लिखा हुआ है, फोर ऑफ द बॉयज। अच्छा, अब ये लड़के जितने हैं 4 हैं, तो 4 के साथ हेज का यूज़ किया जाएगा, नहीं, हेज किसके लिए यूज़ किया जाता है, एक के लिए, तो 4 के लिए हेज का यूज़ नहीं किया जाएगा। फोर ऑफ द बॉयज है, हाँ ये संभावना बन सकती है। द फोर ऑफ द बॉयज, नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, फोर ऑफ द बॉयज, फोर ऑफ द बॉयज है, 4 लोगों में से एक को, सारे लड़कों में से 4 को सिलेक्ट कर लिया गया है। राइस इज नॉट सोल्ड बाय लीटर। अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो आपको ये स्टेटमेंट उससे मिलता जुलता लगेगा, किससे, जो हमने पहले पढ़े थे। क्या हमने पढ़ा था कि भाई ये 1000 रुपीज़ पर मंथ है ना, और हमने क्या लिखा था 20 रुपीज़ पर केजी। तो ये पर केजी या पर मंथ नहीं है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केवल यूनिट की, हम प्रति की बात नहीं कर रहे हैं। हमने ये बोला है कि राइस इज नॉट सोल्ड, चावल नहीं बेचे जाते हैं, क्या भाव में, किलो के भाव में या लीटर के भाव में। तो ये जो लीटर के भाव में या किलो के भाव का शब्द हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये भाव वाली बात है, प्रति वाली बात नहीं है। प्रति वाली बात जब आएगी तब ही आपको ए या एन का यूज़ करना है। तो सर यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आपको यूज़ करना है द का। जब भाव वाली बात होगी तो वहाँ पर द का यूज़ किया जाएगा, और जब प्रति वाली बात होगी तो वहाँ पर ए और एन का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं कि एन एप्पल इज़ गुड इन ब्रेकफास्ट। एन एप्पल इज़ गुड इन ब्रेकफास्ट। सर यहाँ पर ब्रेकफास्ट के साथ आपको कुछ लगा सकते हैं, इन ए ब्रेकफास्ट, इन द ब्रेकफास्ट, इन एन ब्रेकफास्ट। तो देखो ये इन एन ब्रेकफास्ट तो संभावना ही नहीं बनती। क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि ब्रेकफास्ट में ब क्या है, ब से शुरू हो रहा है, और ब के साथ हम कॉन्सोनेंट मानते हैं उसको, तो ए का यूज़ करते हैं, यहाँ पर एन लगा हुआ है, तो ये तो संभावना ही नहीं बनेगी।
इन द ब्रेकफास्ट और इन ए ब्रेकफास्ट। तो एक नियम ध्यान रखेंगे आप, क्या कि ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच अगर हम रेगुलर बेसिस पर बात कर रहे हैं, क्या ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की अगर हम रेगुलर बेसिस पर बात कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में कभी भी इनके साथ हम द का यूज़ नहीं करते, आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, नो एरर। क्या होगा, एन एप्पल इज गुड इन ब्रेकफास्ट। इन ए ब्रेकफास्ट नहीं होता है, इन द ब्रेकफास्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है, आई हैड सच ए प्रीटी डॉल, आई हैड सच ए प्रीटी डॉल विच समवन हैड स्टोलन। तो यहाँ पर सो प्रीटी द डॉल होगा, सो प्रीटी ए डॉल होगा, वेरी प्रीटी ए डॉल होगा। तो देखो बड़ा ही प्यारा स्टेटमेंट आपको समझने को आएगा यहाँ पर। डॉल एक है नाउन, कैसी डॉल है, प्रीटी है, तो प्रीटी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और ये सच क्या है, तो सच प्रीटी नहीं होता है, तो सो प्रीटी होता है, ठीक है। सच प्रीटी भी मान लो कि हो जाए, तो अभी तो हमारे पास विकल्प में नहीं दिया हुआ है, सो प्रीटी दिया हुआ है। तो जब इस तरीके से नाउन भी आ जाए, एडजेक्टिव भी आ जाए और ये इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया गया एडवर्ब है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अभी हम सिंपल, जब डॉल अगर ये सिंपल आता है कि आई हैड प्रीटी डॉल, तो वहां पर हम लगा देते कि आई हैड ए प्रीटी डॉल। यहाँ पर एडजेक्टिव के पहले हम ए लगा सकते थे, लेकिन एडवर्ब भी आ गया है, ठीक है। और एडवर्ब कौन सा, ये जो सो वाला एडवर्ब आता है ना, तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो भी हम आर्टिकल का यूज करेंगे वो एडजेक्टिव और नाउन के बीच में करेंगे। तो कहीं पर लिखा हुआ है सच प्रीटी ए डॉल, हाँ, या सो प्रीटी ए डॉल, ये लिखा हुआ है, तो बी वाला जो होगा, बी वाला स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, आई कैन नॉट अफोर्ड पैलेस ऑन व्हील। सर ये तो स्टेटमेंट ही नहीं हमको समझ में आया, आई कैन नॉट अफोर्ड पैलेस ऑन अ व्हील। आपने सुना नहीं है, क्या है ये पैलेस ऑन व्हील जो है ना, ये एक ट्रेन का नाम है। पैलेस ऑन व्हील क्या है, एक ट्रेन का नाम है। और हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कि जब भी हम ट्रेन के नाम की बात करते हैं, एरोप्लेन के नाम की बात करते हैं, जहाज के नाम की बात करते हैं, तो उनके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो क्या होगा, द पैलेस ऑन अ व्हील। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ये एक नाम है, तो नाम के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर द का यूज़ करेंगे। किसके नाम के साथ द का यूज़ किया जाता है, तो जहाज के नाम के साथ द का यूज़ किया जाता है, ट्रेन के नाम के साथ द का यूज़ किया जाता है, और एरोप्लेन के नाम के साथ द का यूज़ किया जाता है। ध्यान रखेंगे एक बात को, एरोप्लेन की कंपनी के नाम के साथ द नहीं लगाया जाता है। एरोप्लेन जो फ्लाइट है ना हमारी स्पेशल, वो फ्लाइट के नाम के साथ हम द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट 2 चैप्टर्स, अरे बड़े भैया हमने क्या कहा था, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी ना, कि इस तरीके के नंबर आए, कौन से, फर्स्ट, लास्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। तो इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। तो कहीं पर लिखा हुआ है ए फर्स्ट, नहीं होगा, द फर्स्ट, हाँ ठीक है, ए फर्स्ट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, सी, ये लिखा हुआ है द फर्स्ट। नेक्स्ट समझते हैं, 14th of November is celebrated as a चिल्ड्रंस डे। 14th, देखिए इस तरीके के डेट जब आया है ना, तो वहां पर उसके आगे भी द का यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो क्या होगा, द 14th of the November, द 14th of November, द 14th of November आर, अब एक ही तारीख है ना, तो ईज होगा। नेक्स्ट है, Whenever I find some spare time, जब कभी भी मेरे को फ्री समय मिलता है, I go for run that keeps me fit, तो मैं दौड़ने के लिए जाता हूँ। देखिए यहाँ पर बात क्या हो रही है कि go मेन वर्ब है, for एक प्रीपोजिशन है, I go for मैं जाता हूँ, किसके लिए, I go for a walk, टहलने के लिए जाता हूँ, आई गो फॉर ए रन, दौड़ने के लिए जाता हूँ। तो यहाँ पर ये जो रन है ना, ये एक नाउन हो जाता है, और ऐसी स्थिति में इस नाउन के साथ ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई गो फॉर ए रन आएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बड़ा ही अजीब सा आपको लग रहा होगा कि वर्ब के साथ आपने आर्टिकल का यूज़ कर दिया, तो यहाँ पर ये रन जो है ना, ये वर्ब नहीं है, यहाँ पर रन जो काम कर रहा है वो किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। तो क्या होगा, आई गो फॉर ए रन का यूज़ किया जाएगा। तो फॉर ए रन लिखा हुआ है, हाँ ये लिखा हुआ है, ये स्टेट में फॉर ए रनिंग नहीं आता है, फॉर द रन नहीं आ सकता है, नो प्रॉब्लम। ए चिकन इन अ केज इज बेटर देन ए चिकन इन अ प्लेट।
यहाँ पर पिंजरे में जो होगा यह होगा मुर्गी का बच्चा। तो मुर्गी का बच्चा एक होता है, काउंटेबल है, तो ठीक है, ये यहाँ तक ठीक है। ए चिकन इन अ केज, इज एक की बात हो रही है इसलिए इज का यूज़ किया, ठीक है। बेटर देन होता है किससे अच्छा, जो प्लेट में होता है, प्लेट में होता है वहाँ पर क्या होगा, ये दोनों अलग अलग वर्ड है, ठीक है। ये चूजे के लिए वर्ड यूज़ किया गया है, ये मांस के लिए यूज़ किया गया है। तो चूजा काउंटेबल होता है, मांस अनकाउंटेबल होता है, तो यहाँ पर ए का यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर तो आएगा पहले वाले में तो ठीक है, दूसरे वाले में नहीं आएगा, ये भी ठीक है, तो सी वाला आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है माय आंट सा, मेरी आंट ने देखा क्या, वन आइड मैन, एक व्यक्ति जिसकी आंख एक आंख थी, तो वन आइड। तो यहाँ पर वह का जब प्रोनाउंसिएशन किया तो क्या आया, वह आया। वह क्या होता है, वोवेल होता है कि कॉन्सोनेंट होता है, तो वह होता है कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम ए। तो माय आंट सा ए वन आइड मैन, तो क्या यूज़ किया जाएगा, ए का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है रिवेंज इज वाइल्ड जस्टिस एंड थिंकिंग अबाउट रिवेंज, और रिवेंज के बारे में सोचना इज समथिंग लाइक टू कीप योर वुंड्स ग्रीन। अगर हम बदले के बारे में सोच रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने घावों को हमेशा हरे रखना चाहते हैं। तो रिवेंज इज ए वाइल्ड जस्टिस आएगा, यहाँ एक जंगली न्याय तो बोला जा सकता है जिसको, ठीक है। तो ए वाइल्ड जस्टिस आएगा यहाँ पर। मोहन गेव अ बेगर 100 रुपीज़ नोट, मोहन ने बेगर को दिया एक 100 रुपीज़ का नोट, तो ए 100 रुपीज़ नोट आएगा। ए 100 रुपीज़ कहीं पर लिखा है, अनएम्प्लॉयमेंट इज यूनिवर्सल प्रॉब्लम, तो यूनिवर्सल शुरुआत किससे हो रही है, यह से हो रही है। यह के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ए का यूज़ करते हैं। अब इसी तरीके से अगर अम्ब्रेला आ जाता तो अम्ब्रेला में हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, एन का यूज़ कर रहे हैं। दोनों की शुरुआत किससे हो रही है, यू से हो रही है। अंतर क्या आ रहा है, ये जो अम्ब्रेला है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन जब हम उच्चारण करने के लिए गए तो अ से आ रहा है, और ये जो यूनिवर्सिटी है इसका यूनिवर्सल का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, यह हो रहा है। तो प्रोनाउंसिएशन के आधार पर हम आर्टिकल ए एन का यूज़ करेंगे। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इज ए यूनिवर्सल प्रॉब्लम। नेक्स्ट समझते हैं, ही वॉज ऑनेस्ट मैन। तो ध्यान रखेंगे, देखिए अगर ये मान लो कि मैन नहीं होता, पहला तो ऑनेस्ट मैन मतलब आदमी की बात हो रही है, आदमी एक है तो क्या यूज़ करेंगे, ए या एन का यूज़ करेंगे, द को हटा देंगे, ए एन का यूज़ करेंगे। अब आज आदमी का लिखा हमने तो आ रहा है तो हम एन का यूज़ करते हैं, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, एन। तो ही वाज एन ऑनेस्ट मैन। पर ध्यान रखना, अगर यहाँ पर केवल ऑनेस्ट लिखा हुआ था, मैन नहीं लिखा हुआ था कि वह एक ऑनेस्ट है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। क्यों, क्योंकि ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, एक गुण है, ठीक है, और इसके साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अरे भैया इसमें तो आप ध्यान रखेंगे कि जब हम किसी को उपमा देते हैं ना, उपाधि देते हैं ना, उपमा अलंकार आपने पढ़ा हो ना, ये वही है। तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया आएगा, तो ये द का यूज़ किया जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। करेक्ट आर्टिकल का हमको यूज़ करना है। क्या, फ्रेंच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज। भाई फ्रेंच क्या है, भाषा है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या भाषा के नाम के साथ हम क्या नहीं यूज़ करते, तो हम भाषा के नाम के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर क्या होगा, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, यहाँ पर कोई आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द ऑप्शन दैट हैज़ एन एरर इन इट। इट विल बी डिफिकल्ट टू अरेंज पेमेंट इन सच अ शॉर्ट नोटिस। देखिए सच के बाद हमेशा हम ए या एन का यूज़ करते हैं। अब शॉर्ट स आ रहा है ना, तो श आ रहा है, तो स एक वॉवेल होता है, तो श कॉन्सोनेंट होता है, तो हम ए का यूज़ करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर, इन सच अ शॉर्ट नोटिस। तो it will be difficult to arrange payment in a such, it will be difficult to arrange payment
इन सच ए शॉर्ट नोटिस। देखिए अब यहाँ पर एक और बहुत बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये जो शॉर्ट नोटिस है ना, ये शॉर्ट नोटिस, यहाँ पर नोटिस को शॉर्ट कहा है, मतलब वो काउंटेबल नहीं है। और जब वो काउंटेबल नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम यूज़ क्या करते हैं, इन वो काउंटेबल नहीं है तो ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यह होगा नो एरर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन से जो है मोस्ट वैल्यूएबल है फॉर अ लेबरर टू मैनेज फूड फॉर 2 times फॉर अ सेविंग हिज एग्जिस्टेंस। ध्यान रखेंगे, देखो ये क्वेश्चन है ना, ये क्या है, नाउन है। इस क्वेश्चन की विशेषता किसने बताई, वैल्यूएबल ने। तो वैल्यूएबल क्या हो गया, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव की विशेषता किसने बताई, मोस्ट ने। तो ये मोस्ट क्या हो गया, एडवर्ब। अब मोस्ट आपको लग रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री मतलब होता है मच या गुड यानी अच्छा, बेटर यानी से अच्छा, बेस्ट यानी सबसे अच्छा। मच यानी बहुत सारा, मैनी यानी कंपेरेटिवली उससे ज़्यादा, मोर यानी कंपेरेटिवली ज़्यादा, और मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा। तो जो मोस्ट है ना, अगर ये एडजेक्टिव होता है, मोस्ट अगर एडजेक्टिव होता है तो हम द का यूज़ करते हैं, पर मोस्ट जब एडवर्ब होता है तो एडवर्ब में सुपरलेटिव डिग्री जो भी होती है, सुपरलेटिव डिग्री एडवर्ब जो होती है उसके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते, तो यहाँ पर द का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो हमारा जो एरर है कौन से पार्ट में है, ए वाले पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है, एट नून इन द समर सीजन फ्यू पर्सन्स इन आनंद भवन बट ऑन संडे मेनी पीपल कम विथ देयर फैमिलीज। दोपहर की बात हम करें समर में तो कुछ ही लोग थे, कहाँ पर, आनंद भवन। आनंद भवन एक हिस्टोरिकल प्लेस है, ऐतिहासिक भवन है, ऐतिहासिक इमारत है। और हमने पढ़ा है कि ऐतिहासिक इमारतों के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। तो क्या होगा, एट नून इन द समर सीजन फ्यू पर्सन इन द आनंद भवन होगा, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। चूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर सेंटेंस ब्लैंक डिप्लोमा फ्रॉम ब्लैंक यूनिवर्सिटी। अब देखिए बाद वाला वर्ड पहले तो हम देखते हैं, क्या है ये, यूनिवर्सिटी है। तो यूनिवर्सिटी किससे शुरू हो रहा है, य से हो रहा है। तो य में ए का यूज़ किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। एन का यूज़ किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। एन का यूज़ किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। दो स्थिति बचती है, ए और एन। फिर पहले वाले को देखते हैं, पहले वाले में क्या है, डिप्लोमा। डिप्लोमा क्या है, ड। तो ड में ए का यूज़ किया जाता है या एन का यूज़ किया जाता है, तो ए का यूज़ किया जाता है, एन का यूज़ नहीं किया जाता है। तो एक ही स्टेटमेंट करेक्ट बचता है, क्या, चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर सेंटेंस ए डिप्लोमा फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इंडिया, सॉरी एन यूनिवर्सिटी। यहाँ पर एन का भी यूज़ नहीं किया जाएगा, दोनों में क्या होगा, ए होगा। यूनिवर्सिटी के साथ भी ए यूज़ करते हैं, उसके साथ भी ए। तो ये स्टेटमेंट सही होगा, बी वाला। नेक्स्ट है, मैंगोज आर सोल्ड बाय किलोग्राम। ये भाव वाली बात हो गई, किलोग्राम से बेचे जाते हैं। हमने क्या कहा है, अगर यहाँ पर लिखा होता है ना कि मैंगोज आर सोल्ड 20 kg पर 20 रुपीज़ पर केजी, तो वहाँ पर केजी अगर आता ना, तब हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर आर्टिकल ए या एन का यूज़ करते हैं। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं कि मैंगो को तो किलो के भाव में बेचा जाता है, तो किलो के भाव में जब बेचा जाएगा तो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा द। क्या यूज़ किया जाएगा, द। तो मैंगोज आर सोल्ड, ठीक है, तो बाय द किलोग्राम। मैंगोज को कैसे बेचा जाता है, बाय द किलोग्राम। इन इलाहाबाद बट इन मुंबई दे आर सोल्ड बाय द डजन। लेकिन मुंबई में क्या होगा, डजन में बेचा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, तो हम ये किलोग्राम के साथ क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो ए वाले सेगमेंट में शहीद भगत सिंह इज़ अ रोल मॉडल फॉर द यूथ। शहीद भगत सिंह रोल मॉडल। आप देखेंगे ये जो भगत सिंह आता है ना, भगत सिंह के साथ एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल का उपयोग नहीं करते। द भगत सिंह नहीं होता है, ए भगत सिंह नहीं होता है, एन भगत सिंह नहीं होता है। लेकिन भगत सिंह के सामने उन्होंने एक एडजेक्टिव लगा दिया, उनकी उपाधि रख दी है कि भाई शहीद आलम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है, शहीद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जब ऐसी उपाधि रख दी जाए ना, तो फिर आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है, ठीक है। तो जब हम उपाधि रख दी जाइए तो उस समय द का यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, द शहीद भगत सिंह इज़ अ रोल मॉडल फॉर द यूथ। तो एरर किसमें, ए वाले पार्ट में। नेक्स्ट स्टेटमेंट को समझते हैं। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मैं जब बच्चा था, माय फादर वुड कैच मी बाय माय फिंगर। जब मैं बच्चा था तो मेरे पिताजी मुझे
उंगलियों से पकड़ करके ले जाते थे। तो यहाँ पर बाय माय फिंगर्स नहीं होता है, जब अपने ही ऑर्गन की बात हो रही है तो ऐसी स्थिति में द का यूज़ किया जाता है, तो बाय द फिंगर्स से ले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बोथ दोनों ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट ऑन गुड टर्म, दोनों ब्रदर एंड सिस्टर गुड टर्म में नहीं थे, ठीक है, अच्छी बात है। विद ईच अदर, लड़ते झगड़ते थे। दे डिड नॉट लाइक इवन टू सी ईच अदर, यहाँ तक कि वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। बट ऑन द डे ऑफ रक्षाबंधन, लेकिन रक्षाबंधन के दिन सिस्टर इन हर, उसमें सिस्टर, तो ये सिस्टर जो है ना, ये एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग की बात है कि उसके अंदर की बहन जाग गई है ना, तो द सिस्टर इन हर वोकअप। तो ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति के अंदर की गुण की बात हो रही हो कि द फादर इन हर वोकअप, द मदर इन हर वोकअप, कि उसके अंदर का पिता जाग गया, उसके अंदर की माता जाग गई, उसके अंदर का भाई जाग गया, उसके अंदर का शिक्षक जाग गया, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या लिखते हैं, द का यूज़ करते हैं। तो क्या होगा, द सिस्टर इन हर वोकअप। ऐसे तो जनरली वो सामान्य तो क्या होते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन रक्षाबंधन के दिन उसके अंदर की सिस्टर जाग गई तो द सिस्टर यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है मोर वी वरी अबाउट और फ्यूचर, हम अपने भविष्य को लेकर के जितने चिंतित रहते हैं, द मोर वी फ्रस्ट्रेट, उतना ही ज़्यादा हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। ये कंपेरेटिव चल रहा है, पैरेलल चल रहा है। जब दो स्थितियाँ पैरेलल चल रही, जितना ज़्यादा जाओगे उतना ये होगा, जितना ये करोगे उतना होगा, इस तरीके जितना उतना वाला अगर पैरेलल चल रहा है ना, तो दोनों कंपेरेटिव डिग्री के साथ हम द का यूज़ करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या होगा, द मोर वी वरी द मोर वी फ्रस्ट्रेट, जितना ज़्यादा हम चिंता करेंगे उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे, इसलिए डोंट वरी बी हैप्पी। नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो आई हैव 3 चिल्ड्रन, 1 डॉटर एंड 2 सन्स, बट माई डॉटर इज यंगर एंड मोर इंटेलिजेंट, ठीक है। ये स्टेटमेंट आई हैव 3 चिल्ड्रन, 1 डॉटर एंड 2 सन्स, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माई डॉटर इज यंगर एंड मोर इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर हम जब एक ही व्यक्ति की दो कंपेरेटिव तुलना कर रहे हैं तो इज द यंगर एंड मोर इंटेलिजेंट ऑफ द 2 सन्स, तो यहाँ पर द का यूज करेंगे। नेक्स्ट है द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री, द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री समव्हाट डिपेंड्स, किसी देश का भविष्य डिपेंड करता है अपॉन अ पावरफुल प्रोटेक्शन एंड डिफेंस, वहाँ के पावरफुल प्रोटेक्शन और डिफेंस पर। दैट इज़ व्हाट, और वही चीज़ इंडियन आर्मी, तो इंडियन आर्मी हमने बोला है जल सेना, थल सेना, वायु सेना, सभी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो व्हाट द इंडियन आर्मी इज़ नोन फॉर, और जिसके लिए इंडियन आर्मी को जाना जाता है, तो इंडियन आर्मी के साथ यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। समझ में आया कि नहीं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपके लिए एक ग्रामर का कोर्स बड़ा ही प्यारा डिज़ाइन किया गया है, ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स इसको बोला जा सकता है, जिसमें हमने लगभग सारी एग्जाम्स को कवर कराने की कोशिश की है। टॉपिक वाइज लाइव टेस्ट मिलेंगे, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमने उसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है, प्रैक्टिस शीट्स मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल का ग्रामर मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ कहाँ पर मिलेगी सर, ये आपको ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स में मिल जाएगा। सर ये कोर्स कहाँ पर मिलेगा, और तो भैया उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा मास स्टडी ऐप, ठीक है। आप मास स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से और उसको लॉगिन कीजिएगा, तो सारे कोर्सेज आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आपके लिए कोर्स डिज़ाइन किया गया है बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें एकदम 0 से हीरो लेवल, 0 से शिखर तक की यात्रा तय कराई जाएगी। अगर आपको लग रहा है, ठीक है, तो आप ये कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा सर बेसिक तो थोड़ा सा ठीक ठाक है, हम एक्सपर्ट लेवल की इंग्लिश ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक्सपर्ट लेवल पर भी एक कोर्स डिज़ाइन किया गया है, एक्सपर्ट एडवांस इंग्लिश बैच, जिसका लगभग 3 मंथ का ड्यूरेशन रहेगा। डेली लाइव कन्वर्सेशन रहेंगे, क्लासेस रहेगी, कन्वर्सेशन रहेंगे, इंटरव्यू की प्रिपरेशंस कराएगी, डिबेट कराई जाएगी, फ्री PDF नोट्स रहेंगे, बहुत कुछ मिलेगा इसमें, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बच्चों की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए हमने बच्चों के लिए एक बड़ा ही प्यारा कोर्स डिज़ाइन किया गया है, किड्स का स्पोकन इंग्लिश, जिसमें बच्चों की मानसिकता के हिसाब से हमने सारी चीज़ डिज़ाइन की है। तो ये किड्स स्पोकन बेच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका ड्यूरेशन 3 मंथ का है। डेली इसमें भी इंग्लिश कन्वर्सेशन रहेंगे, पर्सनल अटेंशन दिया जाएगा, फुली लाइव क्लासेस रहेंगी, बहुत कुछ इसमें मिलेगा।
आपको लग रहा है कि नहीं हमारा स्पोकन इंग्लिश तो ठीक ठाक है, लेकिन बोलते बोलते कहीं ना कहीं हम अटक जाते हैं, हमें मतलब वोकेब याद नहीं रह पाती, हम वर्ड्स याद नहीं कर पाते, ठीक है। तो स्पेशल आपकी वोकेब की समस्या का समाधान के लिए हम एक स्पेशल कोर्स लाए हैं जिसमें शब्दकोश का महासागर, लगभग 5000 वर्ड्स हमने इसमें कवर कराने की कोशिश करी। इडियम फ्रेजेस रहेंगे, वन वर्ड रहेंगे, पीडीएफ नोट्स रहेंगे, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आपको लग रहा है कि नहीं सर हम क्लासरूम में नहीं बैठना चाहते, कोई पर्सनल हमें ट्रेनिंग दे दे, हमारी जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुन पाए और हमारे जो भी एरर है, जो भी हम गलतियां कर रहे हैं, जो हम मिस्टेक्स कर रहे हैं उनको नोटिस करे और हमको गाइड करे। तो पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर भी आपके लिए इसमें 1-to-1 लाइव इंटरेक्शंस रहेगा, ठीक है, 1-to-1 लाइव क्लासेस रहेगी। स्पोकन इंग्लिश बुक आपके लिए डिज़ाइन की गई है, ठीक है, जिसमें लगभग बहुत सारा मटेरियल, उसमें बहुत सारा और एकदम टू दी पॉइंट मटेरियल आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं सारी चीज़ें ठीक ठाक है, लेकिन हमको कोई ऐसा गाइड बुक मिल जाए जिससे हम सारी चीज़ें कंप्लीट कर ले, तो यह बुक आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। नेक्स्ट समझते हैं, अगर आप वोकेब आपको लग रहा है कि सर हमारी वोकेब ठीक ठाक है, लेकिन हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि हमारी जो वोकेब वो सही है कि नहीं, गलत है कि क्या है, इस तरीके से, तो अब ये एक वोकेब सीरीज़ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले सकते हैं जो मात्र 99 रुपीज़ में आप अपने आप को इवेल्यूएट कर पाएंगे वोकेब को, इससे बढ़ेगी वोकेब, ठीक है। आप इंग्लिश सर हम इंग्लिश बोल लेते हैं लेकिन हम श्योर्ड नहीं है कि हम जो इंग्लिश बोलते हैं वो करेक्ट बोलते हैं कि नहीं, तो उसके लिए आपको डेली यूज सेंटेंसेस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जिसमें 50 टेस्ट रहेंगे और लगभग 5000 सेंटेंसेस जो लगभग हमारे डे टू डे लाइफ में बोले जाते हैं, सारे सेंटेंसेस को इसमें कवर किया गया है, ठीक है। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इससे बहुत कुछ मटेरियल आपको मिलेगा। सर सारी चीज़ें कहाँ मिलेगी? आप उसके लिए डाउनलोड करना पड़ेगा मास स्टडी ऐप। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए या एप्पल यूज़र है, आईफोन यूज़र है तो वहाँ पर भी आपको स्टोर पर मिल जाएगा। आप मास स्टडी सर्च कीजिए, मास स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। और हाँ, अगर आपको क्लास थोड़ी सी समझ में आ रही है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें प्रोत्साहन मिलेगा, शेयर कर दीजिए ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच जाए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।